ने स्नान किया। प्रबंधन का नया इतिहास जहां लिखा गया, इस श्रेष्ठ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर सिमृत कौर जी, यहां की वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर अरुणा झा जी, स्टूडेंट यूनियन के एडवाइजर और बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 के कन्वेनर डॉक्टर शशांक विक्रम प्रताप जी, बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 के कन्वेनर डॉक्टर अनु जाटव जी, एसआरसीसी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट श्री परव जी, साथ में सभागार में उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, देश दुनिया के भविष्य, यहां के मेधावी विद्यार्थीगण, हमारे मित्र और देश के मशहूर पत्रकार रहे भाई अजय जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार, और अच्छा लगा देख करके कि देश के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक, जिन्हें दशकों से जानता हूं, रश्मि जी भी मौजूद हैं। इस अवसर पर आए सभी अतिथिगण, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैडम, मैं आपको आने वाले 1000 वर्षों के लिए शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने जो अगले साल 100 वर्ष पूरा आप जब करेंगी तो आपने इस 100 वर्षों में नई लकीर खींची है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी संस्कृति में नारी को नारायणी कहा गया। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल जी समेत अन्य युग पुरुषों ने नारी की प्रगति को समाज की प्रगति का पैमाना माना। हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों ने भी शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण की पुरजोर वकालत की। आप सोचे 2014 के बाद महिलाओं को जिस तरह से हर क्षेत्र में प्रमुखता से स्थान मिल रहे हैं, जब वो पूरी तरह राष्ट्रीय उत्थान में अपना योगदान देगी तो देश की नियति में होने वाले बदलाव का आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। आपका कॉलेज देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में से एक है। पिछले 100 वर्षों में स्वर्गीय अरुण जेटली जी, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी जी, अर्थवेता रुचिर शर्मा समेत न जाने कितने असंख्य मेधावी छात्र यहां से निकले, जिन्होंने देश और दुनिया के हर क्षेत्र में अपना और इस संस्थान का नाम रोशन किया। आप भी इस लॉ को आगे ले जाएंगे, यह मेरा यकीन है, मेरी शुभकामना है। इस बिजनेस कॉन्क्लेव में दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, आज के हालात और भारत की अर्थव्यवस्था में एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर आपने चर्चा की होगी। आज की दुनिया का सच है कि आर्थिक महाशक्ति होना, आत्मनिर्भर होना आपके लिए विकल्प नहीं, एकमात्र रास्ता है। इस देश की स्वायत्तता, आजादी, अखंडता, अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने की बुनियादी शर्त है। आपके अस्तित्व का सवाल है आर्थिक रूप से दुनिया की महाशक्ति बनना। अभी पिछले एक सप्ताह के दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख मैं कर रहा हूं। मेरा राजनीतिक मंशा नहीं है, पर इस संकेत को आप समझें। दुनिया के एक हिस्से में एक मुल्क पिछले कई वर्षों से युद्ध में है, उस पर छत्रछाया थी दुनिया के बड़े देशों की। हाल में दुनिया के बड़े ताकतवर देश के नए बने राष्ट्रपति ने कहा कि अब तक युद्ध में जो हमने मदद की है उसको आप अपना मिनरल्स देकर हमें चुकाएं, कर्ज के रूप में ये आप इसको माने। उस देश के राष्ट्रपति ने कहा कि हम जा रहे हैं समझौता करने के लिए, इस कारण क्योंकि अगर हमने मिनरल्स देने की शर्त स्वीकार नहीं की तो हमारी आने वाली 5 पीढ़ियों को यह कर चुकाना पड़ेगा। स्पष्ट संकेत है कि इस दुनिया में अगर आर्थिक ताकत आप नहीं बने तो आपके अस्तित्व पर भारी चुनौतियां रहेंगी। और 2014 के बाद बड़ी तेजी से इस मुल्क में काम हो रहा है, मैं आपको संक्षेप में उसका उल्लेख करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि मौजूदा संसार में इस आर्थिक ताकत का स्रोत है नए अनुसंधान, इनोवेशन या टेक्नोलॉजी। यह पूरी तरह से इनोवेशन का युग है। और मैंने जब आपकी उम्र के हम सब थे तब हमने क्या दुनिया देखी थी और आज क्या देखता हूं, मैं निजी संदर्भ में नहीं, व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, इस दौर में जो परिवर्तन हुआ वो आपको बताना चाहता हूं। तब कुछ अगर पढ़ता था, जानता था कि ऐसा होने वाला है तो सारी चीजें फैंटेसी लगती थी, लेकिन आज आपके लिए, समाज के लिए वो जीवन की सहजता है, स्वाभाविक हिस्सा है। जब 80, 90 और 2000 के दशकों में
हम सब बड़े हो रहे थे, या हमारी कल्पनाएं आकार ले रही थी, तब लैंडलाइन के लिए हमें दशकों इंतजार करना पड़ता था, एमपी और मिनिस्टर से सिफारिश कराना पड़ता था। और आपने कुछ समय पहले सुना होगा हमारे राजू शुक्ला जी को, जिस संस्थान से पत्रकारिता में संबंध था उससे उनका भी रिश्ता था। मैं खुद अपने अनुभव से कह सकता हूं, मैं कलकत्ता में कार्यरत था, टेलीफोन लाइन लगाने के लिए घर पे लैंडलाइन तत्कालीन कम्युनिकेशन मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह के पत्र से ओके हुआ। ये हालात थे। आज देश की आबादी 143.81 करोड़ है, ये वर्ल्ड बैंक यूएस सेंसस 2023 के अनुसार, पर 100 करोड़ से अधिक आबादी के पास मोबाइल है। ये 2024 का लोकसभा में दिया गया फिगर है। हमें याद है जब हम आरंभिक दिनों में बंबई में काम करने गए टाइम्स समूह में, तो हमें ट्रंक कॉल बुक करने पड़ते थे, अर्जेंट ट्रंक कॉल होते थे, लाइटनिंग कॉल होते थे, और पूरे दिन के इंतजार के बाद भी हमें बात हो सके यह संभव नहीं था। इसका खुद अनुभव मुझे है। बैंकों में लंबी कतार होती थी, जब हमें अपना पैसा निकालने के लिए घंटों प्रतीक्षा करना पड़ता था। मनी ऑर्डर और पोस्ट कार्ड का युग था। रेलवे रिजर्वेशन के लिए मुंबई जैसे शहर में जब हम बिल्कुल युवा थे तो एक एक दिन की छुट्टी लोगों को लेनी पड़ती थी रिजर्वेशन की लाइन में खड़े होकर के टिकट लेने के लिए। आज मोबाइल पर ही रेल और एयर टिकट बुक होते हैं। मनी ऑर्डर और पोस्ट कार्ड की जगह ईमेल और व्हाट्सएप से संपर्क तुरंत होता है और तुरंत मनी ट्रांसफर होता है। एलपीजी कनेक्शन सालों प्रतीक्षा होती थी और बहुत खास तौर से एमपीज के कूपन से मिलते थे। आज घर घर पाइपलाइन पहुंच रही है। और क्या मैंने देखा, हम सब ऐसे गांव में जन्मे जो दो नदियों के बीच था, जहां 6 माह पानी रहा करता था। जमीन पर पढ़ाई, पेड़ के नीचे पढ़ाई, और यह गांव था उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति की इस आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था, जयप्रकाश नारायण, जो वैचारिक क्रांति के देश के प्रखर नायकों में माने गए। 74 में भी जिन्होंने युवा आंदोलन आरंभ किया। वो दौर क्या था? वो दौर था कि वैचारिक आधार पर ही चीजें बदलती हैं। वो आइडियोलॉजी से भविष्य तय होने वाला ये दौर था। हमारी पीढ़ी उसी दौर में पल बढ़ रही थी। उस पर बहुत सुंदर समअप किया 21वीं सदी यानी 2000 जब पूरा हुआ था 2001 में, तो हमारे समय के बड़े मशहूर पत्रकार राजेंद्र माथुर ने एक लेख लिखा, बूढ़ी सदी का नया वर्ष। उसको मैं कोट करके 4 लाइन आपको सुनाता हूं कि किस तरह से आइडियोलॉजी डोमिनेंट थी। लेनिन की बोल्शेविक क्रांति 10 दिन जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। तब लगता था कि एक प्रयत्न और किया, एक धक्का और दिया तो यह पृथ्वी हर्षातिरेक की सामूहिक समाधि तक पहुंच जाएगी, लेकिन वह नहीं पहुंची। स्वर्ग के द्वार पर दस्तक देकर 20वीं शताब्दी लौट आई। तब कौन जानता था कि पट कभी नहीं खुलते। यानी वह नई दुनिया जो लगता था आइडियोलॉजी से बन जाएगी, वो नहीं बना। कहने का अर्थ यही है। वो फ्रांस की क्रांति, जब वर्ड्सवर्थ ने कहा ब्लिस वॉज द डॉन टू बी अलाइव, यानी इसको देखना वरदान था जीवन का। फिर रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, वियतनाम की क्रांति, क्यूबा, लातिन अमेरिकी देशों की में बदलाव, फिर दुनिया के क्षितिज पर गांधी का आगमन और गांधी के प्रभाव से साम्राज्यवाद का खत्म होना। ये विचारों की ताकत थी 250-300 वर्षों तक। लेकिन अपने ही जीवन में आज इस दौर में हमने विचारधारा का प्रभाव और टेक्नोलॉजी को जीतते देखा, जो आपकी नियति तय करने जा रहा है। मेरी दृष्टि में 78 में मुंबई में गया, पुस्तक पहले आ गई थी, तो एल्फ्रिड टॉफलर की बड़ी मशहूर पुस्तक, बाद में उन्होंने ट्रियोलॉजी लिखी अपनी पत्नी के साथ मिलकर, फ्यूचर शॉक पढ़ा। फ्यूचर शॉक को जब पढ़ा तो लगा कि इसमें सारी बातें काल्पनिक है, क्या सचमुच ऐसा परिवर्तन दुनिया में आने वाले समय में होगा? और उस पुस्तक में एक मनोवैज्ञानिक का कोट उन्होंने लिखा था, जो आज मुझे उसकी बहुत स्मृति आती है। वो कोट था, द illiterate of 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. जो बदलती दुनिया के साथ अपने को बदल नहीं सकते, लर्न, अनलर्न और रीलर्न नहीं कर सकते, वो 21वीं सदी के अनपढ़ माने जाएंगे। और बाद में चार्ल्स डार्विन का भी मैंने कोट पढ़ा हाल के दिनों में, इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव्स, it is the one that is most adaptable to change that survives. अब मैंने अपने जीवन में खुद क्या देखा, 79 के आसपास
हम लोग पत्रकारिता में आ गए थे, मैं बंबई काम करता था। डेंग सियाओपिंग बगल में देश में चाइना में बड़े प्रभावी ढंग से सत्ता उनके हाथ में आई। उन्होंने उस वक्त एक कोट कहा, इट डज नॉट मैटर ए कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेज माइस। ये फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली लाल है, सफेद है, काली है, उसमें चूहा पकड़ने की क्षमता है कि नहीं। मुझे याद है कि विचारधारा का दौर था और हम सब पर विचारों का बड़ा गहरा असर होता था। उन पर आरोप लगा कि वो रिलीजनिस्ट हो गए, बुर्जुआ हो गए, चीन भटक गया रास्ते से। और वो वर्ष है जो आप जानते हैं, तब चीन भारत से कई चीजों में पीछे था। आज चीन की अर्थव्यवस्था 5 गुनी है। और किस तरह चीन ने काम किया, मैं उसका उल्लेख इस रूप में करना चाहता हूं कि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते और बदलते हुए समय से वो कैसे इतिहास में अतीत बन जाते हैं या पीछे चले जाते हैं, उसका उल्लेख करना चाहता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पिछड़ गए 40-50 वर्ष पहले उन चीजों को करने में। उसका तात्पर्य क्या है? अभी हाल में आपने देखा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एआई टेक्नोलॉजी और चैट जीपीटी को बढ़ाने के लिए अमेरिका की टेक कंपनियों को $500 बिलियन शायद फंड एलोकेट किया। चीन ने कुछ नहीं किया। चीन ने डीप सीक आरआई को लॉन्च कर चैट जीपीटी का मार्केट ही इरोड कर दिया। 40 लाख करोड़ जो एनवीडिया है, जो चिप बनाने वाली कंपनी अमेरिका को, उनका मार्केट वैल्यूएशन चला गया नीचे। ये बिना कुछ किए, गांधी कहा करते थे कि हमारा काम बोलेगा, हमारी बात नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखें। और उसी वक्त माओ ने यह भी कहा था, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, यानी अपने सामर्थ्य, अपने संकल्प को छुपाकर उसका बढ़ावा करके आप दुनिया को ना बताएं। जब आप दुनिया के स्टेज पर अराइव कर जाए महाशक्ति के रूप में, तब दुनिया जाने आपके काम से। चीन ने कोई प्रचार नहीं किया कि हमने एक नई टेक्नोलॉजी अपना ली। जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट ने $500 बिलियन पूंजी अपने टेक्नोलॉजी कंपनियों को दिया, चीन ने उसको रीलॉन्च कर दिया। दैट्स इनफ टू गिव द मैसेज। अब हमें समझना चाहिए कि आज की दुनिया में हमारा रास्ता क्या होगा। 2013 में अमेरिका के संदर्भ में एक मैंने किताब पढ़ी थी, ग्रेजुअल द केस ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज इन रेडिकल एज। इसमें आइडियोलॉजी की तुलना खरगोश से की गई और कहा गया कि आइडियोलॉजी जब शुरू हुई फ्रांस की क्रांति से या उसके कुछ आसपास पहले से, जो वोल्टेयर वगैरह ने जब अपना अभियान शुरू किया लेखन, उसके कुछ ही दिनों बाद 150 वर्षों के अंतर पर ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पहला चरण शुरू हुआ। यानी टेक्नोलॉजी और विचारधारा के बीच कैसे पहले लड़ाई चलती रही। विचारधारा को खरगोश और टेक्नोलॉजी को उन्होंने कछुआ की तरह माना कि ये धीरे धीरे प्रगति कर रहा था। आज आप जानते हैं टेक्नोलॉजी फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में है। लेकिन हाल में कछुए ने खरगोश को कैसे मात दे दी, टेक्नोलॉजी अब कैसे दुनिया का नसीब तय कर रही है, ये हमारी और आपकी पीढ़ी देख रही। कैसे संभव हुआ? जिस मुल्क में आज रिसर्च और डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बड़े काम हो रहे, वे देश दुनिया में शिखर पर हैं। उनके भौगोलिक आकार बड़े या छोटे पर आप न जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल तबाही के बाद एक छोटे से आइलैंड नेशन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित किया, सफलता हासिल की। चावल और चीनी का निर्यात शुरू किया, लेकिन उन्हें विकसित देश बनने से काफी दूर था। उस आइलैंड नेशन से कई इंजीनियर्स बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अमेरिका जा रहे थे। ऐसे दौर में वहां के एक राजनेता ने, केटी ली ने, उस देश के राजनेता ने सोचा कि वे युवा प्रतिभाएं विदेश जाने के बदले देश में ही नया टेक्नोलॉजी हब क्रिएट करें, यह माहौल हम बनाए, यह पहल करें। या केटी ली जैसे विजनरी नेता थे जिन्होंने 70s और 80s के दशकों में चिप मैन्युफैक्चरिंग हब शुरू करने के लिए ओवरसीज टैलेंट को अपने देश में वापस लाने की कोशिश की। और 40 साल बाद दुनिया इस आइलैंड नेशन के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़ी है, जिसे हम ताइवान कहते हैं। उस महाबली, पड़ोसी महाबली मुल्क जो है वो ताइवान को निगलना चाहता है। कैसे छोटा मुल्क अचल पर्वत बनकर खड़ा है, आप युवा जानिए, क्योंकि यही चीज आपके भविष्य को तय करेगी। यही धारा केटी ली की पहल पर वहां की सरकार ने देश में अधिक टेक लेड सर्विसेज को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में छूट देते हुए डेडिकेटेड आईडी पार्क्स बनाए। पर केटी ली के सपने को साकार करने के लिए और प्रतिभाशाली इंजीनियरों की जरूरत थी। केटी ली अमेरिका में काम कर रहे
देश के ही लोकल टैलेंट को वापस लाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। ऐसे ही एक प्रतिभा थे मॉरिस चौंग। अमेरिका में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अपनी पढ़ाई के बाद वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नामक कंपनी में काम कर रहे थे। यह कंपनी उस समय कटिंग एज इनोवेशन में सबसे आगे थी। केटीवी के प्रयासों से 1980 के दशक में मॉरिस चौंग ताइवान अपने मुल्क वापस आए। फिर टीएसएमसी और कंपनी बनी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। आज दुनिया के सेमीकंडक्टर निर्माण में टीएसएमसी का शेयर 61% है। यह ताकत है दूरदृष्टि का, इनोवेशन का। चिप्स का महत्व और इसकी क्षमता तब दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके एप्लीकेशन और कॉमर्शियल वैल्यू हमारे रोज के जीवन में तब बहुत स्पष्ट नहीं थे। आज उन सभी इनोवेशंस ने हमें एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया है जहां हम जिस भी गैजेट का इस्तेमाल करते हैं उसे काम करने के लिए किसी न किसी तरह का चिप चाहिए ही। इसका लेसन क्या है? चीन के पास बसे एक छोटे से आइलैंड द्वीप ताइवान ने खुद को किस रूप से जियोपॉलिटिक्स में दुनिया के खुद को खड़ा कर लिया है, यह भी याद रखिए। विकसित अमेरिका की कंपनियां जो चिप्स बनाने के काम में थी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और यहां तक कि इंटेल जैसी कंपनियां, चिप्स के शुरुआती डेवलपर थे ये, आज उतनी प्रतिस्पर्धा में नहीं है जितनी ताइवान की टीएसएमसी है। यह है प्रतिभा, श्रम, समर्पण, इनोवेशन की ताकत। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे रहने की होड़ आज नहीं शुरू हुई। इस यात्रा में हम देश को नए इनोवेशन के लिए बेस्ट माइंड टैलेंट्स की जरूरत है। 2014 के बाद भारत में इस पर तेजी से काम हो रहा है। अब हमारा भविष्य स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स पर ही निर्भर होगा। इस यात्रा में यहां मौजूद आप जैसे ब्राइट माइंड्स, इनोवेटिव आइडियाज वाले स्टूडेंट्स योगदान करेंगे, यह मेरा यकीन है। ताइवान अकेला इस रूप में प्रेरक, मोटिवेट करने वाला उदाहरण नहीं है। ऐसे कई देश हैं जिनकी सुपरमेसी गवर्नमेंट पॉलिसी द्वारा समर्थित, एम्बेसडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित इनोवेशन से बनी है। आज मुल्क अपनी टेक जायंट कंपनियों से जाने जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, एप्पल अमेरिका की पहचान है। जीपीएस टेक्नोलॉजी जो हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है नेविगेशन के लिए, इसे यूएस डिफेंस सर्विसेज द्वारा विकसित किया गया। पर 1983 में एक बड़ी विमान दुर्घटना हुई जिसमें बहुत सारे यात्री मारे गए। शायद साउथ कोरिया का विमान था। उसके बाद सिविलियन यूज के लिए यह शुरू किया गया और आज हमारे डेली यूज का जीपीएस का यह एप्लीकेशन हिस्सा है। खुद भारत ने अपने डोमेस्टिक यूज के लिए अपना स्वयं का नेविगेशन सिस्टम नाविक विकसित किया है। पिछले साल की बात है। एक कंपनी कैसे मुल्कों का नसीब और तकदीर बदल रही है। डेनमार्क की फार्मा कंपनी नोवा नॉर्डिस्क का मार्केट कैपिटलाइजेशन यूएस 570 अरब पहुंचा, जबकि पूरे डेनमार्क की कुल अर्थव्यवस्था यूएस 406 अरब थी। यानी देश की एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उस देश की कुल अर्थव्यवस्था से ज्यादा। इस एक कंपनी की वजह से डेनमार्क के कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू में 10 गुना बढ़ोतरी हुई, जीडीपी में 2% की बढ़ोतरी। फलस्वरूप कंपनी की जरूरत के अनुसार डेनमार्क को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा ताकि विदेशी टैलेंट यहां आ सके। अपने यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम में बदलाव किया। आज ऐसे अनेक ग्लोबल जायंट्स हैं जिनका एनुअल टर्नओवर बड़े मुल्कों की जीडीपी से भी अधिक है। मैं एक उदाहरण सिर्फ आपको दिया। इसी दिसंबर में 2024 में एप्पल कंपनी की वैल्यू भारत की जीडीपी के लगभग बराबर पहुंची। एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $4 ट्रिलियन के करीब है। इस बेंचमार्क पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। आप समझें कि दुनिया के 5 देशों को छोड़कर अब 6ठे देश जिसका जीडीपी इतना है वो एप्पल है। फ्रांस, यूके, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत के बाद यह एप्पल है। 13% इसके अमेरिका जीडीपी में हिस्सा है। यानी इसका संदेश क्या है? शिक्षा जरूरी है पर स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन कटिंग एज देते हैं। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, डॉर्सी, ये सब पूरी पढ़ाई इन्होंने नहीं की, लेकिन अपने इनोवेटिव टेम्पर से अमेरिका को टेक सुपर पावर बनाया। भारत में आप सीखिए, घनश्याम दास बिरला ने 11 वर्ष की उम्र तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और फिर नया इतिहास लिखा। धीरू भाई अंबानी हाई स्कूल तक ही गुजराती स्कूल से पढ़े थे। और अभी हमारे राज्यसभा में एक सांसद हैं गोविंद ढोलकिया जी, हीरा व्यवसायी, कभी जानिए उनके बारे में। अपने बच्चों को, बहुत वर्षों पहले मैंने बिजनेस स्टूडेंट में पढ़ा था, कैसे अपने बच्चों को सिर्फ टिकट लेकर भेज देते हैं, जाइए
6-8 महीने बिल्कुल डेली वेज पर काम करके अपनी जिंदगी बनाइए, आत्मनिर्भर होइए, तब आकर कंपनी में आप काम शुरू करें। अपनी कंपनी के लोगों के साथ बैठना, काम करना, उनके साथ खाना, किस तरह वो व्यक्ति करते हैं। अभी मेंबर पार्लियामेंट उनको वो बने हैं। हमारे देश में यह ट्रेडिशन रहा है। अभी हाल में मैं गया था, उनके कर्मचारियों को देखा, पता चला वो बहुत इस ढंग से जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, पर उनका स्किल इतना रीच है, 2-2 लाख के करीब उनकी तनख्वाह। इसी 2015 में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कन्वोकेशन एड्रेस में IISc में नारायण मूर्ति जी ने MIT का उदाहरण देते हुए कहा कि MIT ने क्या क्या वो चीजें खोजी जिन्होंने दुनिया की तकदीर बदली और वो घर घर की जरूरत बन गए। GPS, फैक्स मशीन जैसे अनेक उदाहरण दिए कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी घर घर की जरूरत बन गई है। और फिर कहा कि MIT को ग्लोबल इनोवेशन का यह श्रेय अमेरिका को पावर हाउस बनाता है। तब उन्होंने भारतीय संस्थानों पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या देश का कोई भी संस्थान यह हैसियत हासिल कर पाया है? भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक सर MD विश्वेश्वरैया, जिन्हें भारत का हम विश्वकर्मा कहते हैं, उनका संदेश था, इट इज बेटर टू वर्क आउट देन टू रस्ट आउट। वो हार्ड वर्क में बहुत यकीन करते थे और कहा था, एवरी मैन हु हैज बिकम ग्रेट ओज हिज अचीवमेंट टू इंसिस्टेंट टॉयल। उनके अंतिम शब्द थे, वो 100 वर्ष के हो चुके थे। उनके गांव में आयोजन हुआ जिसमें पंडित जी, तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी भी गए थे। वो बोल नहीं पा रहे थे तो लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि आप कोई संदेश कहें। तो उन्होंने 3 ही शब्द कहा, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। बहुत ही बेहतर उन पर एक बायोग्राफी आई है, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के, शायद IIT के लड़के ने अभी हाल में लिखी है, मैं वो पढ़ रहा था। उनके अंतिम शब्द थे, मुझे आश्चर्य हुआ। अभी कुछ महीनों पहले नारायण मूर्ति जी ने कहा कि इस देश के नौजवानों को चीन की बराबरी करना अगर चाहते हैं तो 70 घंटे काम करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लंबी बहस चली। उस एक आदमी का योगदान अगर मैं कभी अलग से चर्चा करूं तो आप जानकर हतप्रभ होंगे, देश को बदलने में कितना बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और भारत के शुरुआती दौर में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पर सरकार का वर्चस्व था। बढ़ावा सिर्फ हेवी इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में थे। यह वो दौर था जब एक पूर्व प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और सिर्फ नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। और तब जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ और बड़े जाने माने पत्रकार भी इकोनॉमी की सूझ के स्वामीनाथन अंकलेश्वर ने कहा कि जितना धन हम रूरल डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं, अगर सालाना बजटों में जो एलोकेट हमने किया है उसे भी हेलीकॉप्टर से हमने नीचे गिरा दिया होता तो उसको लोग इकट्ठा करके संपन्न हो गए होते, गरीबी रेखा से ऊपर आ गए होते। यह DBT के पहले का दौर था। एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी और पारदर्शिता या गवर्नेंस पर तो विचारधाराओं में कोई मतभेद नहीं। इसे भारत ने 2014 के बाद समझा, मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बाद। मैं आपसे अपनी समझ के तहत कहना चाहूंगा कि 21वीं सदी जिसमें आपका भविष्य तय होगा और आप कर रहे हैं, यह पावर ऑफ इनोवेशन की सदी है, यह नॉलेज एरा है। और हाल के वर्षों में इस मुल्क ने भी इस दिशा में काफी प्रगति की है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन, जो बहुत दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक है, भाई अजय जी के हाथ में मैं देख भी रहा था अभी, नवंबर 24 के अंक में उन्होंने भारत के स्टार्टअप्स पर सफलता पर स्टोरी की। पिछले ही 10 वर्षों में स्टार्टअप द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में फाइल करने में 5 गुना वृद्धि हुई है। 2015 तक देश में कुल 450 स्टार्टअप थे। ये दिल्ली, बेंगलोर जैसे महानगरों में सीमित थे। अब 806 जिलों में से 779 में 1.57 लाख स्टार्टअप हैं। 50% से ज्यादा Tier 2 और 4 शहरों में। ये हमारे नौजवान कर रहे हैं। आप जैसे लड़के ये सारी चीजों को आगे ले जा रहे हैं। 5 साल में उनका आंकड़ा है इस रिपोर्ट के अनुसार कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2 गुने होंगे। मिकेंजी के अनुसार अगले 5 साल में 2030 तक स्टार्टअप्स 5 करोड़ नौकरियां भारत में पैदा करेंगे। जब भी कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक होता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। हुरन रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार आगामी वर्षों में 152 यूनिकॉर्न 31 शहरों में भारत में होंगे। देश में वेंचर कैपिटल सेक्टर में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। 2015 में स्टार्टअप में निवेश 70,000 करोड़ था।
2015 में स्टार्टअप में निवेश महज 70,000 करोड़ था। 2014 में कुछ एक स्टार्टअप से शायद 200-250 के आसपास, 2024 में यह 10 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। यानी 9 वर्षों के दौरान स्टार्टअप में फंडिंग 13 गुना बढ़ी है। 1993 में जहां केवल 8 वेंचर कैपिटल कंपनियां हर साल 100 करोड़ से भी कम जुटा पाती थी, आज इस सेक्टर में 1750 वेंचर कैपिटल कंपनियां हैं जिनका प्रतिवर्ष निवेश 2 लाख करोड़ से भी अधिक है। 2024 में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने बाजार से $12 बिलियन जुटाए। 2025 के नैसकॉम सर्वे के अनुसार भारत में 58% छात्र पारंपरिक करियर के मुकाबले खुद के स्टार्टअप को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आपकी ताकत है। 2023 में रजिस्टर हुए 70,000 स्टार्टअप में से अधिकांश 30 साल से कम उम्र के लोगों द्वारा शुरू किए गए। और सबसे रिमार्केबल बात महिला दिवस है। देश में महिला नेतृत्व वाले 18 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में महिलाओं द्वारा चलाए गए सक्सेसफुल स्टार्टअप ये यूनिकॉर्न, जिसमें लगभग 8,500 के आसपास जिसकी पूंजी, 20 ऐसे स्टार्टअप और जुड़ेंगे। आज ही मैं खबर देख रहा था कि महिला दिवस पर कि महिला नेतृत्व वाले टेक स्टार्टअप अब तक 2.26 लाख करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए हैं और नई चीजें शुरू की हैं। 2019-20 में महज 108 कृषि स्टार्टअप चुने गए थे। अगले 4 सालों में 23-24 में संख्या बढ़कर लगभग 500 हो गई है। ये स्टार्टअप हमारे यूथ शुरू कर रहे हैं और भारत किस तरह से अपना रास्ता इसमें तेजी से तय कर रहा है, यह सिर्फ इनोवेशन से, रिसर्च डेवलपमेंट से, आपके परिश्रम से भी संभव हो सका है। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में राज्य और जिले स्तर तक डीरेगुलेशन की वकालत की गई। कंप्लायंस बर्डन को कम करने की बात कही गई है। हाल ही में एक समारोह में प्रधानमंत्री जी ने डीरेगुलेशन कमीशन की स्थापना की घोषणा की है। ऐसे निर्णयों से हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को इनोवेशन और बेहतर सर्विसेज विकसित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आने वाले समय में बड़े मौके मिलेंगे। पर याद रखें, आपकी पीढ़ी, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। युवाओं में टेक्नोलॉजी को लेकर क्रेज स्वाभाविक है। मैं गांधी के कोट पर नहीं जा रहा जो उन्होंने 1921 में मशीन के बारे में क्या कहा। दुनिया के बड़े नॉन इतिहासकार विल डुरंट ने किस तरह से टेक्नोलॉजी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, वो भी मैं आपको उसके बारे में भी नहीं कह रहा। पर इस दौर के सबसे बड़े निवेशकों में से जिन्हें दुनिया जानती है, वॉरेन बफेट, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा यानी एआई कैन क्रिएट एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लेजर टाइम, नाउ व्हाट द वर्ल्ड डज विथ लेजर टाइम इज अनदर क्वेश्चन। पर सबसे इस पर क्रिटिकल ढंग से चीजों को एग्जामिन करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारे समय के दुनिया के पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में से सबसे बड़े लोगों में से एक नोएल हरारी क्या कहते हैं वो मैं आपको उल्लेख करूंगा। 4 चीजें उन्होंने कही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द फर्स्ट टूल इन ह्यूमन हिस्ट्री दैट कैन मेक डिसीजंस बाय इटसेल्फ। The second thing, this is the first tool in human history that can create new ideas by itself. And the third thing is that humans are not very good at using new tools, new technologies. If we make similar mistakes with AI, this could really be the end of our species. And last thing is that while we are learning to use it, AI, it is learning to use us also. ये उनकी चेतावनी है कि इसको इस्तेमाल करते हुए इन चीजों का हम ध्यान रखें। लेकिन क्या एक बार फिर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पिछड़ जाने का विकल्प भी हमारे सामने है। हम याद रखें, जब पहली बार दुनिया में बाहरी हमलावर हमारे यहां आए तो हम तीर धनुष से मुकाबला उनके तोप का कर रहे थे। उसका परिणाम हुआ कि हजारों वर्ष की गुलामी। उसके बाद ब्रिटेन ने भाप खोजा और नई चीजें, स्टीम की खोजी और समुद्री ताकत के द्वारा दुनिया में राज किया। कहते थे सूर्यास्त नहीं होता। फिर हम टेक्नोलॉजी में पिछड़े। तीसरी बार जब इलेक्ट्रिसिटी मास प्रोडक्शन का दौर आया, यूएस का साम्राज्य आपने देखा, हम पीछे रह गए। अब इस दौर में अगर हम पीछे रहेंगे तो आप जानते हैं उसके खतरे भी क्या। तो टेक्नोलॉजी को अपनाना और बेहतर ढंग से उसका इस्तेमाल अपने पक्ष में करना, यह हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यंगस्टर्स के लिए कही। टेक्नोलॉजी इज बोथ द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। वी विश फॉर आवर किड्स टू रिमेन distant from the lure of technology, but should that happen, they will in many respects begin to move backwards in life. Therefore, we should always encourage our youths to understand technology, but how they use it makes all the differences. Are new technologies making our youngsters robot or good human being?
In many cases, technology tends to narrow our minds when it should be used to expand our horizons. यानी हमारे सोचने के तौर तरीके, काम के तौर तरीकों की यह कैसे आगे ले जाए, इस संदर्भ में हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकें। मैं कहना चाहूंगा, आप भारत की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं में से हैं, इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे। आने वाले वर्षों में आप भारत की बदलती अर्थव्यवस्था के केंद्र में होंगे। आपसे आग्रह करूंगा कि अपना एक्सपेरिमेंट करें, इनोवेट करें, मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल्स डेवलप करें। यह आपको फास्ट पेस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के युग में प्रासंगिक बनाएगा। मुझे यकीन है कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की इस भावना को बढ़ावा देने में एसआरसीसी जैसे प्रेस्टिजियस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अंत में मैं अपनी बात कहूंगा, दो चीजों से खत्म करूंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बड़ी मशहूर कविता हम लोगों ने पढ़ी तब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई प्रॉमिस माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बट आई प्रॉमिस माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। पर उनकी एक दूसरी कविता है जिसको दुनिया कम जानती है। उसका आशय हिंदी में बड़ा संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि जब हमने जिंदगी की शुरुआत की तो दो ही रास्ते थे। एक दिल्ली से लखनऊ जाता था जिस पर सब चलते थे, मैंने देखा था। एक रास्ता ऐसा था जो पहाड़ों, जंगलों, नदियों से भरा हुआ, जिसे कोई जानता नहीं था। हमने वही रास्ता अपनाया और नया लकीर खींच दी। नहीं, यही जीवन का सक्सेस है। आप इसको अपनाएं, ये मेरी कामना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस दूसरी कविता से भी प्रेरित हूं, ये मेरी कामना है। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। आपने आमंत्रित किया, धैर्य से सुना। आपके कॉलेज की माननीय प्राचार्य समेत आप सबको जो हॉल में मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको, कॉलेज को भी बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।